गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठ रसायन और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कोलॉइडी विलयनों के गुण। आज हम पढ़ेंगे कोलॉइडी विलयनों के गुण, कोलॉइडी कणों पर आवेश और कोलॉइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है इसका कारण जानेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा टॉपिक चल रहा है कोलॉइडी विलयनों के गुण और इसमें पढ़ रहे हैं हम कोलॉइडी कणों पर आवेश। कोलॉइडी विलयन में जो कोलॉइडी कण होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं। उन पर समान चिन्ह का आवेश होता है, या वो धनावेशित होते हैं या वो ऋणावेशित होते हैं। देखो, जैसे मान लो ये एक इस प्रकार से ये कोलॉइडी विलयन है, ये शॉल है, ये कोलॉइडी कण है ना। ऐसे ही एक ये मान लीजिए ये कोलॉइडी कण है। देखो ये क्या है, ये एक शॉल है, कोलॉइडी विलयन है। और ये बड़े वाले क्या दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोलॉइडी कण है ये, और ये वाले परिक्षेपण माध्यम है। जो छोटे वाले कण दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, परिक्षेपण माध्यम। तो देखो, जो कोलॉइडी विलयन होते हैं, कोलॉइडी विलयनों में ये जो कोलॉइडी कण हैं ये विद्युत आवेशित होते हैं। इन पर या तो धनावेश होता है, सभी कणों पर या तो एक समान धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। और अगर इन पर धनावेश है तो जो कोलॉइडी शॉल होता है, जो विलयन होता है कोलॉइडी विलयन, उसे बोलते हैं धनात्मक शॉल, है ना। अगर शॉल में कोलॉइडी कणों पर ऋणावेश है तो शॉल को क्या कहेंगे, ऋणावेशित शॉल, है ना। तो जो कोलॉइडी कण होते हैं वो या तो धनावेशित होते हैं, मान लो इस पर धनावेश है, ये धनावेशित है, कोलॉइडी कणों पर आवेश, है ना, और या इन पर होता है ऋणावेश, इस प्रकार से। तो कोलॉइडी विलयन में ये ध्यान रखिए, जो कोलॉइडी कण होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं, या धनावेश होता है उन पर, या उन पर ऋणावेश होता है। और एक चीज और देखो, कोलॉइडी जो विलयन होता है वो कुल मिलाकर के उदासीन होता है। कोलॉइडी विलयन कुल मिलाकर के उदासीन होता है, क्योंकि इन कोलॉइडी कणों पर कुल मिलाकर के जितना धन या ऋण आवेश होता है ना, परिक्षेपण माध्यम पर उतना ही विपरीत आवेश होता है। इसलिए जो कोलॉइडी विलयन होता है वो कुल मिलाकर के क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो शॉल होता है, यानी कि कोलॉइडी विलयन जो होता है वो तो विद्युत उदासीन होता है, लेकिन उसमें जो कोलॉइडी कण होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं, या वो धनावेशित होते हैं या वो ऋणावेशित होते हैं। और कोलॉइडी कणों पर उपस्थित आवेश के कारण ही जो कोलॉइडी विलयन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कोलॉइडी विलयन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इन पर आवेश होता है धनावेश या ऋणावेश। इसकी वजह से क्या होता है, ये कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। ये कण क्या है, समान आवेश होने के कारण ये कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। अगर इनके बीच का आवेश हट जाए, इन पर से आवेश हट जाए तो ये अवक्षेप बना लेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि कोलॉइडी विलयन, फिर ये कोलॉइडी विलयन नहीं रहेगा। इसका कोलॉइडी विलयन का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो कोलॉइडी कणों पर उपस्थित आवेश जो होता है वो कोलॉइडी सिस्टम के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोलॉइडी विलयन
स्टेबल कैसे होते हैं, वो अस्थायी कैसे होते हैं, क्योंकि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। आवेश होने की वजह से वो एक दूसरे को कोलाइडी कण प्रतिकर्षित करते हैं। तो कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश कोलाइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। और कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर जो सोल होते हैं, सोल मैंने कई बार बताया आपको, सोल क्या होते हैं, जब परिक्षिप्त परावस्था ठोस होती है, परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, तो ऐसा कोलाइडी विलयन कहलाता है सोल। तो कोलाइडी विलयनों पर उपस्थित आवेश के आधार पर जो सोल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनावेशित सोल, एक होते हैं ऋणावेशित सोल। धनावेशित सोल वे होते हैं जिनमें कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है। जैसे ये हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, ये जल योजित धात्विक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे ये फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, ये क्रोमियम ऑक्साइड, जल योजित, जल के अणु जुड़े हुए हैं इसमें, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं इनके सोल जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। ऐसे ही बेसिक डाई रंजक होता है मैथिलीन ब्लू, है ना, ये एक धनावेशित सोल है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है, ये एक धनावेशित सोल होता है, हीमोग्लोबिन पर धनावेश होता है। ऐसे ही टाइटेनियम ऑक्साइड का सोल जो होता है ये एक धनावेशित सोल होता है, धनावेशित सोल। और ये ऋणावेशित सोल जिनमें कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है। ये प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर के जो सोल होते हैं ये ऋणावेशित होते हैं, इनके कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है। ऐसे ही जो धातु सल्फाइड के सोल होते हैं, जैसे आर्सेनियम सल्फाइड है, एंटीमनी सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, जो धात्विक ऑक्साइड सोल होते हैं ये क्या होते हैं, ऋणावेशित सोल होते हैं। समझ जाइए कि इनके कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है। अम्लीय रंजक एसिडिक डाई जैसे ईओसिन, कांगोरेड, ये ऋणावेशित सोल है। स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, मृतिका, क्ले मतलब मिट्टी, चारकोल के सोल जो होते हैं ये ऋणावेशित सोल होते हैं। तो ध्यान रखिए जो कोलोइडी विलयन होते हैं, कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कणों पर आवेश होता है, कोलोइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं। अब बात करते हैं ये जो कोलोइडी कण होते हैं ये विद्युत आवेशित क्यों होते हैं। तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत आवेशित होते हैं। अब देखते हैं जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर आवेश किस प्रकार उत्पन्न होता है, जो शॉल होता है उसके कोलाइडी कण किस प्रकार से आवेशित होते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये धातुओं के विद्युतीय परिक्षेपण के समय सोल के कणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण, जब धातुओं के सोल बनाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम धातुओं के सोल बनाते हैं विद्युतीय परिक्षेपण विधि के द्वारा, तो उस समय सोल के जो कोलाइडी कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जिस कारण सोल जो होते हैं, सोल के जो कोलाइडी कण होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं। दूसरा, विलयन में आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण, जैसे बोलते हैं अधिमान्य अधिशोषण, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, सबसे मान्य कारण ये यही है, मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन है जिसके द्वारा कोलाइडी कण जो है वो विद्युत आवेशित होते हैं विलयन में आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण द्वारा, सबसे इम्पोर्टेंट। और यही जो है सबसे मान्य कारण है जो कोलाइडी कणों पर आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसकी व्याख्या करता है। और इसी पर आधारित है वैद्युत द्विस्तर बनने के कारण।
इसी पर आधारित है ये वैद्युत द्विस्तर बनने के कारण। तो ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और ये टॉपिक आपकी समझ में आएगा। तो जो कोलाइडी कण होते हैं, जो शॉल के जो कण होते हैं कोलाइडी कण, वो विद्युत आवेशित होते हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि विलयन में वे आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं। तो अब से ये वाला टॉपिक लेते हैं। इस प्रकार से कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं। कोलोइडी विलयनों में कोलोइडी कणों पर आवेश का जो मुख्य कारण होता है, वो कारण ये है, विलयन में आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण, या इसे बोलते हैं अधिमान्य अधिशोषण, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन के द्वारा कोलाइडी कण जो होते हैं वो आवेश प्राप्त करते हैं। देखो ये होता क्या है, कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कण आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं और विद्युत आवेशित हो जाते हैं। यदि कोलोइडी कण धनायनों का अधिशोषण करते हैं तो धनावेशित हो जाते हैं, और यदि ऋणायनों का अधिशोषण करते हैं तो कोलोइडी कण ऋणावेशित हो जाते हैं। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, कोलोइडी कण विलयन से उन आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं जो उनके उभयनिष्ठ होते हैं। देखो जो कोलोइडी कण होते हैं, कोलोइडी कणों में विलयन में से आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करने की अक्षमता होती है, और कोलोइडी कण विलयन में से आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं। केवल कुछ विशेष आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करते हैं। कोलोइडी कण विलयन में से उन आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करते हैं जो उनके उभयनिष्ठ होते हैं, और आयनों को अधिशोषित करके आवेशित हो जाते हैं। देखो ये जो चीज लिखी हुई है, ये चीज अब आपकी समझ में आएगी। देखो मान लीजिए ये AgNO3 विलयन है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तनु विलयन है। जब AgNO3 के तनु विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाते हैं डाइल्यूट, और ये मिलाते हैं आधिक्य में, अक्सिस में, अधिकता में मिलाते हैं इसको, आधिक्य में, है ना, अक्सिस में, आधिक्य में मिलाते हैं तो क्या बनता है, AgI सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप बनता है, और साथ में क्या बनता है, KNO3। तो देखो इस अभिक्रिया में ये जो AgNO3 है ना, ये आधिक्य में लिया हुआ है, ये कम मात्रा में लिया हुआ है। तो जितना AgNO3 है, मतलब जितना इसमें Ag है वो कहीं में बदल जाएगा, AgI में बदल जाएगा। तो AgI का अवक्षेप प्राप्त होता है ना, AgI का अवक्षेप बन गया। अब देखो अब ये अवक्षेप बन गया, इस अवक्षेप के अलावा अब विलयन में क्या है, इनकी आपस में अभिक्रिया से ये चीज बनी। अब क्योंकि ये कम मात्रा में है AgNO3, तो ये जो Ag है ये तो पूरा AgI के रूप में चला गया अवक्षेप में। तो विलयन में अब क्या बचा, देखो विलयन में ये AgNO3 तो नहीं बचा, ये Ki अधिक मात्रा में है। एक तो ये Ki बचा, क्या बचा, Ki प्लस Ki बचा, और क्या बचा, KNO3 बचा, KNO3, और एक ये इसका अवक्षेप है ना, दिख रही। तो Ki और ये बचा है, और साथ में ये Ag सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप है। अब देखो अब ये जो AgI का अवक्षेप है
ये कोलोइडिक कण के रूप में होता है। जब जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाते हैं ना, तो क्या प्राप्त होता है, हमें AgI का सोल प्राप्त होता है। AgI का सिल्वर आयोडाइड का सोल प्राप्त होता है, और ये सोल होता है ऋणावेशित। ये सोल कैसा होता है, ये सोल होता है ऋण आवेशित सोल होता है। अब यानी कि इस पर ऋणावेश होता है, इसके कोलाइडिक कणों पर ऋणावेश होता है। अब हम ये देखते हैं कि इसके कोलाइडिक कणों पर ऋणावेश कैसे आता है। देखो ये जो सिल्वर आयोडाइड है, अब मैंने ये बताया कि ये तो खर्च हो गया। अब भाई ये तो खर्च हो गया, अब बचा क्या विलयन में, बची ये तीन चीजें बची है, Ki, ये अवक्षेप KNO3। अब इसमें जो ये अवक्षेप है AgI का, इसका जो उभयनिष्ठ आयन है AgI के अतिरिक्त ये चीज है Ki, KNO3। अब इसमें देखो एक तो ये पोटेशियम आयन है और ये एक आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन है ना, पोटेशियम आयन, ये ऐसे इसमें पोटेशियम आयन है, नाइट्रेट आयन है। तो इसका उभयनिष्ठ आयन जो इसमें भी हो और विलयन में भी हो, विलयन में ही आयन है पोटेशियम आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्रेट आयन, तो उभयनिष्ठ आयन कौन सा है, आयोडाइड आयन है। ये यही चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। उभयनिष्ठ आयन, भाई ये तो अवक्षेप बन गया, अवक्षेप बन गया, इससे ये अवक्षेप बन गया। अब देखो विलयन में ये पूरा खर्च हो गया, ये तीन चीजें हैं AgI, Ki, KNO3। अब ये जो AgI है इसमें Ag आयन है और आयोडाइड आयन है। अब इसके अतिरिक्त विलयन में Ki, KNO3, तो इसमें जो आयन है इसके उभयनिष्ठ आयन कौन सा है, ये आयोडाइड आयन है ना, आयोडाइड आयन उभयनिष्ठ आयन है। तो ये जो AgI का जो अवक्षेप बनता है, AgI के कोलोइडिक कण जो होते हैं वो आयोडाइड आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेते हैं और ये ऋणावेशित सोल प्राप्त होता है, ऋणावेशित सोल। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। देखो मैंने क्या बताया है कि जो कोलोइडिक कण होते हैं, कोलोइडिक कणों में आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं वो विलयन में से, और विद्युत आवेशित हो जाते हैं। यदि कोलोइडिक कण धनायनों का अधिशोषण करते हैं तो धनावेशित होते हैं, ऋणायनों का अधिशोषण करेंगे तो ऋणावेशित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये लिखी हुई कि कोलोइडिक कण विलयन में उन आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं जो उनके उभयनिष्ठ होते हैं। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण बताया, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन जब मिलाते हैं ना, तो सिल्वर आयोडाइड का सोल प्राप्त होता है, सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडिक विलयन प्राप्त होता है। कैसा, ऋणावेशित कोलाइडिक विलयन प्राप्त होता है। तो ऋणावेशित कोलाइडिक विलयन कैसे प्राप्त होता है, ये जो AgI का अवक्षेप बनता है, ये विलयन में से इसके उभयनिष्ठ जो आयन है, आयोडाइड आयन इसके उभयनिष्ठ आयन है, इसको ये अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेता है। और जिस वजह से ये जो कोलोइडिक कण होता है, कोलोइडिक कण जो होता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब देखो हमने ये देखा कि जब हम Ki को अधिक मात्रा में लेते हैं तो जो सिल्वर आयोडाइड का सोल होता है वो ऋणावेशित होता है, और जब अगर हम इसका उल्टा ले, Ki को कम मात्रा में ले, AgNO3 को अधिक मात्रा में ले, तो फिर AgI का धनात्मक सोल प्राप्त होता है। देखो किस प्रकार से, देखो ये लाइन आपकी समझ में आनी चाहिए कि जो कोलोइडिक कण होते हैं ना, वो विलयन में से आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं। केवल उस आयन का अधिशोषण करेंगे अपने पृष्ठ पर जो उसका उभयनिष्ठ होता है। देखो जैसे अभी जो उदाहरण बताया उसका दूसरा रूप देखते हैं। जब हम AgNO3 डाइल्यूट AgNO3 विलयन में Ki विलयन, डाइल्यूट Ki विलयन मिलाते हैं और AgNO3 को आधिक्य में लेते हैं
अब हमने क्या लिया, आधिक्य में ये लिया, यानी कि कम मात्रा में क्या है, ये कम मात्रा में है, तो क्या बनता है, ये बनता है AgI अवक्षेप, AgI का अवक्षेप बनता है। और क्या बनता है, प्लस KNO3। देखो AgNO3 जब अधिक मात्रा में लेते हैं ना, तो सिल्वर आयोडाइड का धनात्मक सोल प्राप्त होता है, धनात्मक सोल बनता है। अब देखो ये कैसे बनता है, देखो ये ध्यान रखो, KI इसमें क्या है, KI इसमें कम मात्रा में है, यानी कि इसमें जो कम मात्रा में होने पर ये जो आयोडीन है ना, ये सारी खर्च हो जाती है कहीं में, AgI बनने में। आई कहां चली जाती है, AgI में चली जाती है। तो देखो जब इसको KI को जब हम कम मात्रा में लेते हैं, तो देखो ये तो सारा खर्च हो जाएगा, KI तो सारा खर्च हो गया, ये अधिक मात्रा में है। तो अब विलयन में क्या चीज है, एक तो ये अवक्षेप है, KNO3 है, और AgNO3 है ना। क्या क्या चीज है विलयन में, एक तो है AgI का अवक्षेप है, AgI का अवक्षेप है, एक क्या है KNO3, और KNO3 कहीं से बना है, पोटेशियम आयन से, नाइट्रेट आयन से। एक ये है AgNO3, Ag आयन से, और ये कहीं से बना है, नाइट्रेट आयन से। तो देखो अब ये जो अवक्षेप बनता है, ये जो अवक्षेप बनता है, ये कोलोइडी कणों के रूप में होता है। अब इसके जो कण होते हैं ना, वो विलयन में से उस आयन को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करते हैं जो इसका उभयनिष्ठ होता है। देखो उभयनिष्ठ आयन इसमें कौन से हैं, Ag और I, दो आयन है इसमें, इस अवक्षेप में Ag और I ये दो आयन है। अब विलयन में क्या है, केवल पोटेशियम आयन, नाइट्रेट आयन, Ag आयन है ना, नाइट्रेट आयन। तो अब देखो उभयनिष्ठ आयन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, उभयनिष्ठ आयन ये है ना, क्योंकि आयोडीन तो सारा AgI में चला गया। तो ये जो अवक्षेप बनता है, इसके जो कण होते हैं वो Ag आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेते हैं, है ना। इस प्रकार से ये AgI का जो अवक्षेप प्राप्त हुआ, ये अपने पृष्ठ पर कौन से आयनों को अधिशोषित करता है, Ag आयनों को अधिशोषित करता है और धनावेशित हो जाता है। तो ये कैसा सोल है, धनावेशित, ये धनावेशित सोल है, धनावेशित सोल। तो ये चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए, कोलोइडी कण आवेशित किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि जो कोलोइडी कण होते हैं ना, वो विलयन में आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं। मतलब कोलोइडी कण विलयन में से उन आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करते हैं जो उनका उभयनिष्ठ होता है। और यदि धनायन को अधिशोषित करते हैं तो कोलोइडी कण धनावेशित हो जाता है, और ऋणायन को अधिशोषित करता है कोलोइडी कण, तो कोलोइडी कण जो होता है वो क्या ऋणावेशित हो जाएगा। धनायन को अधिशोषित करेगा तो धनावेशित हो जाएगा, ऋणायन को अधिशोषित करेगा तो ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया। अच्छा एक उदाहरण और मैं बता रहा हूं आपको, तो ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए टॉपिक कि जो कोलोइडी कण होते हैं वो किस प्रकार से आवेशित होते हैं। देखो जब हम FeCl3 विलयन में NaOH विलयन मिलाते हैं, NaOH विलयन मिलाते हैं, और ये विलयन होता है आधिक्य में, इसको जब अधिकता में लेते हैं, आधिक्य में लेते हैं, तो हमें
फेरिक हाइड्रोक्साइड का ऋणावेशित सोल प्राप्त होता है, ऋणावेशित सोल प्राप्त होता है। देखो जब FeCl3 विलयन में अधिक मात्रा में NaOH विलयन मिलाते हैं ना, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का ऋणावेशित सोल मतलब कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है, वो प्राप्त होता है। देखो किस प्रकार से, इसकी अभिक्रिया कर दीजिए तो ये बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप FeOH3 का FeOH का होल थ्राइस, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है और साथ में बनता है क्या 3NaCl। अब देखो जो कम मात्रा में होता है ना, जो अभिकर्मक कम मात्रा में होता है वो पूरा खर्च हो जाता है। जैसे इस अभिक्रिया में ये कम मात्रा में है, ये अधिक में है, तो ये FeCl3 जो है ना ये सारा खर्च हो जाएगा, है ना। FeCl3 सारा खर्च हो जाएगा और ये Fe कहीं में बदल गया, पूरा अवक्षेप में बदल गया, तो ये तो सारा खर्च हो गया। अब ये बची तीन चीजें बची, NaOH, FeOH का होल थ्राइस और NaCl। अब देखो ये जो अवक्षेप है, इस अवक्षेप के जो कण होते हैं ना, इस अवक्षेप के कण विलयन में से उन आयनों को अधिशोषित करते हैं जो इसके उभयनिष्ठ होते हैं। अब इसका उभयनिष्ठ आयन क्या है भैया, तो इसमें Fe आयन है, या ये दो ही तो आयन है। अब ये तो खर्च हो गया, अब ये चीज बची, तो उभयनिष्ठ आयन देखेंगे कौन सा है, ये अधिक मात्रा में है ना, ये OH आयन उभयनिष्ठ है। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप विलयन में से OH आयनों का अधिशोषण करता है, तो ये बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का OH आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करेगा, तो ये बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, है ना। और सोल कैसा है, ये ऋणावेशित सोल है, ऋणावेशित सोल। तो ये चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं। देखो ये जो अवक्षेप है ना, ये ध्यान रखो, जो अवक्षेप के कण होते हैं वो उन आयनों को विलयन में से उन आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करते हैं जो इसका उभयनिष्ठ होता है ना। देखो जैसे ये वाला, इधर वाला तो खर्च हो गया, अब ये Na आयन बचा, OH आयन बचा, इसमें भी Na आयन बचा, Cl आयन बचा, तो इसमें तो ये OH आयन है और OH आयन कहाँ है, इस NaOH में है। तो OH आयनों को ये अवक्षेप के कण अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करके ऋणावेशित हो जाते हैं। देखो ये तो होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का ऋणावेशित सोल। फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनावेशित सोल भी बनता है। देखो धनावेशित सोल कैसा बनता है, जब फेरिक क्लोराइड विलयन को उबलते हुए जल में डाला जाता है, H2O में डाला जाता है ना, उबलते हुए जल में, और ये आधिक्य में लेते हैं, तो ये बनता है 3H2O लेंगे इसका, और ये बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्लस 3HCl। इसका जल अपघटन होता है और ये बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है। अब देखो इस अभिक्रिया में ये जो फेरिक क्लोराइड लिया ना, ये पूरा जल अपघटित नहीं होता, इसकी कुछ मात्रा बची रहती है, इसकी कुछ मात्रा बची रहती है। और देखो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड आसानी से फेरिक ऑक्साइड में बदलता है। देखो फेरिक ऑक्साइड में कैसे बदलता है, ये 2FeOH का होल थ्राइस Fe2O3 और प्लस 3H2O। फेरिक जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये आसानी से जो है Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है और FeOH3 को
इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं Fe2O3XH2O। जल के अणु इसमें जुड़े होते हैं। ये FeOH3 जो होता है ना, इस रूप में रहता है Fe2O3XH2O। तो ये अवक से प्राप्त होता है, या कहें कि ये अवक से प्राप्त होता है ना, Fe2O3XH2O। या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, FeOH का होल थ्राइस, ये भी लिख सकते हैं। तो ये इस रूप में रहता है। तो जब इसे पानी के साथ में उबालते हैं तो ये पूरा जल अपघटित नहीं होता, इसकी कुछ मात्रा बची रहती है, यानी कि अब भी विलयन में Fe आयन बचे हुए हैं। कुछ तो Fe आयन कहीं में बदल गए, FeOH3 में चेंज हो गए, कुछ बचे। तो ये Fe इसका विनिष्ठ है। तो ये जो फेरिक, ये जल योजित जो फेरिक ऑक्साइड है, ये अपने पृष्ठ पर जो बचे हुए इसमें से बिना खर्च हुए जो Fe आयन है ना, उनको अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेते हैं। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का, या कहे फेरिक ऑक्साइड का धनावेशित सोल प्राप्त होता है। या देखो इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये अवक्षेप है, अपने पृष्ठ पर फेरिक धनायनों को अधिशोषित कर लेता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल होता है वो धनावेश ग्रहण कर लेता है। उसके कोलाइडी कण क्या हो जाते हैं, धनावेशित हो जाते हैं। और देखो जो सामान्यतः जो फेरिक ऑक्साइड होता है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है, वो आसानी से इसमें से ये अपघटित होकर के इस प्रकार से फेरिक ऑक्साइड बनाता है और ये इस रूप में रहता है Fe2O3XH2O। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया कि जो कोलॉइडी कण होते हैं वो विद्युत आवेशित क्यों होते हैं। और बिल्कुल आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि जो कोलॉइडी कण होते हैं वो विलयन में से अपने उभयनिष्ठ आयनों का अधिशोषण करते हैं, है ना। सबका नहीं, जो उभयनिष्ठ आयन होता है ना, आयनों का वो वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं। कोलॉइडी कण आयनों का वर्णात्मक, यानी कि कुछ विशेष आयनों को ही अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करते हैं। और वो विशेष आयन कौन से होते हैं, जो उनके कॉमन आयन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। कोलॉइडी कण उभयनिष्ठ आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करके आवेशित हो जाते हैं। अगर कोलॉइडी कण धनायनों को अधिशोषित करते हैं तो कोलॉइडी कण पर धनावेश आ जाता है, और यदि कोलॉइडी कण ऋणायनों को आवेशित करते हैं तो कोलॉइडी कणों पर ऋणावेश आ जाता है। तो मैं समझता हूँ बात बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए। तो ये बात हुई विलयन में आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण द्वारा। अब तीसरा वाला जो पॉइंट था, वैद्युत द्विस्तर बनने के कारण। तीसरा कारण लिखवाया आपको, वैद्युत द्विस्तर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, वैद्युत द्विस्तर बनने के कारण, और इसको हेल्महोल्ट्ज द्विस्तर सिद्धांत भी कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज वैद्युत द्विस्तर बनने के कारण। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये इसी पर आधारित है, आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण पर ही ये सिद्धांत आधारित है। देखो ये सिद्धांत जो है कोलॉइडी कणों पर वैद्युत आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये एक प्रकार से कहीं ये आधुनिक सिद्धांत है। कोलॉइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति किस कारण से होती है, इसके द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है। ये वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके वैद्युत द्विस्तर बनने के कारण इसे वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी समझ में अच्छे से आना चाहिए।
देखो, कोलॉइडी कण विलयन से आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं। कोलॉइडी कण, इस सिद्धांत के अनुसार जो कोलॉइडी कण होते हैं ना, वो विलयन से आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं। कोलॉइडी कण विलयन से उन आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं जो उनके उभयनिष्ठ होते हैं, है ना। यानी कि जो बातें वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत में पहले बताई वही बात है यहाँ तक। अधिशोषित आयन कोलॉइडी कण के पृष्ठ पर एक वैद्युत अस्तर बनाते हैं वैद्युत अस्तर, इलेक्ट्रिकल लेयर बनाते हैं, जिसे प्राथमिक वैद्युत अस्तर कहते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रिकल लेयर, और इसे स्थिर वैद्युत अस्तर भी कहते हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल लेयर भी इसको कहते हैं। कोलॉइडी कण के आवेश को संतुलित करने के लिए माध्यम में उपस्थित विपरीत आवेशित आयन स्थिर वैद्युत स्तर के चारों ओर एक और वैद्युत स्तर बनाते हैं, जिसे गौण वैद्युत स्तर या बोलते हैं विसरित वैद्युत स्तर कहते हैं। इस प्रकार कोलॉइडी कण के चारों ओर एक वैद्युत द्वितीय स्तर बन जाता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है। जो गौण वैद्युत स्तर होता है वो गतिशील होता है। विपरीत आवेश वाली परतों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे जीटा विभव या वैद्युत गतिक विभव कहते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्धांत कोलॉइडी कण पर वैद्युत आवेश की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। देखो, इसको उतार लीजिए, है ना। उतारने के बाद में मैं फिर इसको आगे आपको समझाता हूं। अब हम इस वैद्युत द्वितीय स्तर सिद्धांत को समझते हैं कि इसके द्वारा कोलॉइडी कण किस प्रकार से आवेशित होता है। देखो, मैंने आपको पहले उदाहरण बताया कि जब AgNO3 विलयन में, डाइल्यूट AgNO3 विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन, डाइल्यूट पोटेशियम आयोडाइड विलयन आधिक्य में मिलाते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर आयोडाइड बनता है और Ki बनता है ना। इस सिल्वर आयोडाइड का सोल प्राप्त होता है, सिल्वर आयोडाइड का सोल प्राप्त होता है। और कैसा सोल प्राप्त होता है, ऋणावेशित सोल प्राप्त होता है, ऋणावेशित सोल प्राप्त होता है। अब देखो, ये जो सिल्वर आयोडाइड का सोल है, यानी कि इसके जो कोलॉइडी कण होते हैं उन पर कैसा आवेश होता है, उन पर ऋणावेश होता है। तो देखो, इस सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। देखो, जब AgNO3 विलयन में Ki विलयन मिलाते हैं तो इसका अवक्षेप बनता है, Agi का अवक्षेप बनता है। और इसमें आपने लिखा कि जो कोलॉइडी कण होते हैं उनमें विलयन में से आयनों का वो वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं। उन आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं जो इसके उभयनिष्ठ होता है। जैसे Agi का अवक्षेप बना। अब देखो, इस अभिक्रिया में ये कम मात्रा में है तो ये तो पूरा खर्च हो जाता है, ये पूरा खर्च हो जाता है, Agi बन जाता है। अब विलयन में क्या बचा, अब विलयन में Agi है ना, Ki है, इसमें पोटेशियम आयन है, आयोडाइड आयन है, और इसमें KNO3, यहाँ पर ये KNO3 है, सॉरी KNO3। अब इसमें पोटेशियम आयन ये भी है, नाइट्रेट आयन है ये। तो Agi का उभयनिष्ठ आयन कौन सा है, देखो इसमें Ag आयन है और आयोडाइड आयन है। अब विलयन में कौन से आयन है, यही तो आयन है, 3 आयन है। तो इसमें उभयनिष्ठ आयन कौन सा, आयोडाइड आयन है। तो AgNO3 विलयन में जब Ki मिलाते हैं तो इस
सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप बनता है और ये जो अवक्षेप होता है ये विलयन में से आयोडाइड आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करता है और ये जो आयोडाइड आयन होते हैं ये सिल्वर आयोडाइड के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। देखो इस प्रकार से, ये मान लीजिए ये है सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप, ये AgI का अवक्षेप है। इसके जो कण होते हैं वो विलयन में से इसके जो घनिष्ठ आयन है क्या है आयोडाइड आयन, इसको अपने पृष्ठ पर ये अधिशोषित कर लेता है आयोडाइड आयन को। इस प्रकार से मान लो ये आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेता है और जब ये पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं ये पृष्ठ से जुड़ जाते हैं और इसके चारों ओर ये एक लेयर बना देते हैं जिसे बोलते हैं प्राथमिक वैद्युत स्तर। इससे बोलेंगे ये क्या बना देंगे, अवक्षेप के कण के चारों ओर क्या बना देंगे, यानी कि ये जो अवक्षेप का ये जो कोलोइडी कण है इसके चारों ओर क्या बना देते हैं, ये एक वैद्युत स्तर बना देते हैं जिसे बोलते हैं प्राथमिक वैद्युत स्तर। इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक वैद्युत स्तर, या इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत स्तर, फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल लेयर, है ना। ये क्या है, प्राथमिक वैद्युत स्तर है। देखो इसी को एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो कोलोइडी कण होते हैं वो विलयन में से आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं, उन आयनों को अधिशोषित करते हैं जो उसका घनिष्ठ होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो जब हम AgNO3 KI विलयन मिलाते हैं, KI आधिक्य में लेते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का ऋणावेशित सोल प्राप्त होता है। कैसे बनता है वो, जो सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप होता है ये विलयन में से इसका जो घनिष्ठ आयन है आयोडाइड, क्योंकि इसमें ये आधिक्य में है, इसमें I है, ये आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेता है। ये पृष्ठ से जुड़ जाते हैं आयोडाइड आयन और ये एक कण के चारों ओर एक प्राथमिक वैद्युत स्तर बना देते हैं जिसे स्थिर वैद्युत स्तर भी कहते हैं, या प्राथमिक वैद्युत स्तर, प्राइमरी इलेक्ट्रिकल लेयर भी इसको कहते हैं। और ये लेयर क्या होती है, ये स्थिर होती है, फिक्स होती है ये। अच्छा अब देखो कोलाइडी कण ऋणावेशित हो गया। अब इसके आवेश को बैलेंस करने के लिए प्रक्षेपण माध्यम में विपरीत आवेशित आयनों की एक दूसरी परत बन जाती है। विपरीत आवेशित आयन कौन सा है, ये नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव पोटेशियम आयन, है ना। विपरीत आवेशित आयनों की एक दूसरी परत बन जाती है जिसे बोलते हैं द्वितीयक वैद्युत स्तर, या गौण वैद्युत स्तर बोलते हैं, या बोलते हैं विसरित वैद्युत स्तर। कोलाइडी कण के आवेश को बैलेंस करने के लिए प्रक्षेपण माध्यम में विपरीत आवेशित आयनों की एक दूसरी परत बन जाती है, दूसरा स्तर बन जाता है जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, गौण वैद्युत स्तर, गौण वैद्युत स्तर, सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल लेयर या विसरित वैद्युत स्तर। देखो ये जो गौण वैद्युत स्तर होता है ना ये विलयन में होता है, प्रक्षेपण माध्यम में होता है, और जो ये प्राथमिक वैद्युत स्तर होता है ये कोलोइडी कण के चारों ओर होता है। और ये जो गौण वैद्युत स्तर होता है ना ये गतिशील होता है क्योंकि ये विलयन में होता है, जबकि जो प्राइमरी वैद्युत स्तर है, प्राइमरी इलेक्ट्रिकल जो लेयर है ये स्थिर होती है। अब देखो ये दो विपरीत आवेशित परत बन गई है ना, इस पर ऋणावेश है, इस पर धनावेश है, तो इन विपरीत आवेशित परतों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इस विभवांतर को कहते हैं जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल, या इसे बोलते हैं वैद्युत गतिक विभव।
इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो इसकी वजह से कोलोइडी कण जो होता है वो विद्युत आवेशित हो जाता है। तो मैं समझता हूं बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूं, इस सिद्धांत के अनुसार देखो जैसा नाम से पता चल रहा विद्युत द्वितीय स्तर, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो कोलोइडी कण होता है ना उसके चारों ओर एक द्वितीय स्तर बनता है, विद्युत द्वितीय स्तर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती है, जिसकी वजह से कोलोइडी कण पर आवेश उत्पन्न होता है। जैसे ये उदाहरण मैंने आपको बताया कि जो कोलोइडी कण होता है वो विलयन में से अपने वैनिस्ड आयन को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेता है और वो आवेशित हो जाता है, और ये अधिशोषित आयन कोलोइडी कण के पृष्ठ पर एक वैद्युत परत बना देते हैं, जिसे प्राथमिक वैद्युत स्तर या इसको स्थिर वैद्युत स्तर भी इसको बोलते हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल लेयर इसको बोलते हैं, ये बन जाती है। अब इस कोलोइडी कण के आवेश को बैलेंस करने के लिए परिक्षेपण माध्यम में विपरीत आवेशित आयनों की एक परत बन जाती है, जिसे गौण वैद्युत स्तर या इसको सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल लेयर कहते हैं, और या इसको विसरित वैद्युत स्तर भी कहते हैं। और ये जो स्तर होता है ये परिक्षेपण माध्यम में होता है। इस प्रकार कोलोइडी कण के चारों ओर दो विपरीत आवेशित परत बन जाती है, जिनके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे बोलते हैं जीटा विभव, जीटा पोटेंशियल या वैद्युत गतिक विभव, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। कोलोइडी विलयनों का अगला महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट गुण वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस? कोलोइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलोइडी कण कैथोड या एनोड की ओर गति करते हैं, क्योंकि कोलोइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलोइडी कणों की गति ही कहलाती है वैद्युत कण संचलन। कोलोइडी कणों की कैथोड की ओर गति कहलाती है धन कण संचलन, कैटाफोरेसिस, और एनोड की ओर गति कहलाती है ऋण कण संचलन, एनाफोरेसिस। देखो हमें पता है कि जो कोलोइडी कण होते हैं वो या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। तो जब कोलोइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं ना तो कोलोइडी कण कैथोड या एनोड की ओर गति करते हैं। देखो जैसे ये उपकरण दिखाया हुआ है, इसमें ये कैथोड है, ये एनोड है। देखो मान लीजिए ये कोलोइडी विलयन इसमें भरा हुआ है, तो ये जो कोलोइडी कण है मान लीजिए इन पर धनावेश है, इन पर क्या है धनावेश है, धनावेशित कोलोइडी कण है ये इस तरीके से। जो धनावेशित सोल होते हैं ना उनके कोलोइडी कणों पर धनावेश होता है। तो जब हम किसी धनावेशित सोल को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एनोड और कैथोड के बीच में रखते हैं ना, तो ये जो कोलोइडी कण है जिन पर धनावेश है ये किसकी ओर आकर्षित होंगे? ऋणावेश की ओर, यानी कि कैथोड की ओर ये गति करते हैं। इस प्रकार से ये कैथोड की ओर गति करते हैं। तो कोलोइडी कणों की विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति ही कहलाती है वैद्युत कण संचलन। और अगर हम यहाँ पे ऋणावेशित सोल ले, कोई ऋणावेशित सोल जैसे धातु सल्फाइड सोल ले कोई, तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा, कोलोइडी कणों पर ऋणावेश होगा, तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये कोलोइडी कण किधर की ओर गति करेंगे? एनोड की ओर गति करेंगे। तो कोलोइडी कणों की कैथोड की ओर गति कहलाती है धन कण संचलन। कैथोड की ओर धनावेश गति करता है, इसी